हेलो। अरे राम सर मेरी क्लास में क्या कर रहे हैं भाई? अब चेक करो। अब चेक करो, अब चेक करो, देखिए। हाँ हाँ, चेक करो एक बार। अरे गुरु क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैं पढ़ाया जा रहा था ना। ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखिए भाई साहब, राम सर है क्लास में, और राम सर ने कॉल करके बताया कि सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। क्या बात। ठीक है, चलो जी। अब बताओ वॉइस क्लियर है क्या? क्या बात क्या बात क्या बात। देखो, ये चीज है, ऐसे बड़े भाइयों का अगर साथ मिलता है तो फिर क्या दिक्कत है। देखो तुरंत से कॉल आ गया क्लास, भाई सर वॉइस नहीं आ रही, नहीं तो पढ़ाया जा रहा था। और मेरी आदत है कि मैं कमेंट बहुत ही कम देखता हूँ, सीधा क्लास पे चला जाता हूँ। ठीक है, यस, क्लियर है। अभी कोई दिक्कत नहीं है, आ गई है। तो बेटा मैंने कमेंट देखा ही नहीं, मैंने कमेंट देखा ही नहीं, मैंने कमेंट देखा ही नहीं। ठीक है, यस, मैंने कमेंट देखा ही नहीं था। ठीक है, अभी 1 सेकेंड, एक बार मैं भी रिफ्रेश कर लेता हूँ। 1 सेकेंड, एक बार शेयर कर दें क्लास को, क्लास को एक बार शेयर कर दें। एक बार क्लास को शेयर कर दें। यस, अब आपके कमेंट मैंने लैपटॉप में स्टार्ट कर लिए। आज दिक्कत ये होगी कि मेरा लैपटॉप ही पहले ये वाला नहीं चल रहा था, इसमें मैं कमेंट देख रहा हूँ, इसलिए ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है, यस, देखिए बेटा, हाँ इंग्लिश वाले राम सर, यस। चलो तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं बता दूं आपको यहाँ पर कि भाई अपने यहाँ पे आज बात करने वाले ग्रेविटेशन पार्ट 6, और ये हमारा सिलेक्शन बैच का लेक्चर नंबर आपका 41। अगर पीछे की कोई भी क्लास आपने मिस कर दी है तो उन क्लास को आप सिलेक्शन बैच बाय आरएसएल लगा के टाइटल डाल के सर्च कर सकते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, जो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर है वो देखिए, ये अपन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक हमारा रहेगा सबसे पहले आपका केपलर थर्ड लॉ। सर फर्स्ट और सेकंड, बेटा फर्स्ट और सेकंड मैंने लेक्चर नंबर 40 में क्लियर करवा दिया है, अगर वो आपने मिस किया तो उनको जरूर से देख लीजिएगा। थर्ड लॉ की बात अपन यहाँ पे इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, यस, ओके, जय बेटा। हाँ, तो थर्ड लॉ में क्या कॉन्सेप्ट है, थर्ड लॉ को समझिए बेटा। थर्ड लॉ में अपने पीछे हमने पढ़ा, पीछे हमने इतना पढ़ लिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है निश्चित कक्षाओं में, और जिन कक्षाओं में चक्कर लगा रही है उन कक्षाओं को, उन ऑर्बिट्स को नाम दिया गया है क्या, मतलब एलिप्टिकल पाथ, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रही है। उन दीर्घवृत्त की जो आपका एलिप्स था, उसके एक फोकस पे सूर्य अगर रख दिया जाए तो दूसरा फोकस आपका खाली होगा। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रही है, तो अकॉर्डिंग केपलर थर्ड लॉ, अगर मैं मान लो यहां पे पृथ्वी है, और अगर मैं पृथ्वी की दूरी यहां से अगर मैं स्मॉल आर लेता हूं, और पृथ्वी को पूरा एक चक्कर लगाने में लिया गया जो टाइम है, अगर वो कैपिटल टी है, ये आर जो दूरी होगी बेटा, ये इधर ज्यादा होगी, इधर कम होगी, इधर और कम होगी, इसलिए यहां पे दूरी आर को एवरेज के रूप में लिया जाता है, औसत के रूप में लिया जाता है। ये जो दूरी आर होगी वो एवरेज होगी, और ये कैपिटल टी आपका टाइम पीरियड होगा। तो इन दोनों को एक रिलेशन से रिलेट किया गया है, एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि टाइम पीरियड जो है उसका स्क्वायर एवरेज डिस्टेंस पृथ्वी का सूर्य से, यानी अर्थ का सन से जो एवरेज डिस्टेंस है स्मॉल आर, उसके क्यूब के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है। यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जो टाइम पीरियड आपका है टी स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है आर क्यूब के। ये हमारा थर्ड लॉ केपलर का, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनने वाले होते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने आपके नोट्स के लिए लैंग्वेज नोट कर दिया है। ठीक है, यस, ठीक है, यहां पे तृतीय नियम आवर्तकाल का नियम, थर्ड लॉ टाइम पीरियड लॉ, किसी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग, भाई टाइम पीरियड स्क्वायर, यहां पे मैं वर्ग की बात कर लेता हूं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं अभी। ठीक है, यस, आवर्तकाल का वर्ग स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड उसकी सूर्य से माध्य दूरी के घन के समानुपाती होता है, यानी क्यूब के समानुपाती होता है। जो बात मैंने अभी पीछे बताई थी आपको, टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनली होगा, उसके समानुपाती होगा। यानी सीधी सी बात है, टी स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली क्या है, आर क्यूब। ठीक है, यस,
बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है आपका, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे थे। अब सर इसका क्या सवाल बनेगा भाई, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको आपकी बुक्स में मिलेंगे, जिसमें ये एवरेज निकलाया जाता है, अनुपात निकलवा लिया जाता है। ये कहते हैं कि T1 बटा T2 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका R1 बटा R2, और अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लगा देंगे, क्यूब रूट में लगा देंगे, यहाँ पे क्यूब और बट्टे में 2 आ जाएगा, यानी T1 बटा T2 बराबर आपका R1 बटा R2 की पावर 3 बट्टा 2। इस तरीके के एवरेज जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाएंगे। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, हाउस द दोस्त, रिप्लाई ऑन लाइक बटन, कमेंट सेशन में एक बार जय हिंद जरूर से लिख दें सारे बच्चे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके जोश में कुछ ना कुछ कमी रह रही है। फटाफट से, अब तो वॉइस वगैरह भी सब क्लियर है बेटा, ठीक है, यस, बहुत ही बढ़िया, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। चले आगे बेटा, यस, चलो आगे आ जाओ। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इसके रेशियो वाले न्यूमेरिकल बनेंगे। आपको कभी T1 पूछेगा, कभी T2 पूछेगा। कल हम इसका प्रैक्टिस भी करने वाले, आपको पता होना चाहिए, कल हम इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। R1 R2 दूरियों का अनुपात है, ये अनुपात पूछ लेगा, R1 R2 पूछ लेगा, T1 देके T2 पूछ लेगा। इस तरीके के बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं केपलर के थर्ड लॉ से। जय हिंद बेटा, नमस्ते, शाबाश, वेरी गुड, गजब, बहुत बढ़िया। देखिए अब यहाँ पे कुछ आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बनने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं डायरेक्ट अपने, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, उनमें सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या, पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः आवर्तकाल। पृथ्वी का अपने अक्ष पे रोटेट करती है, आपको पता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूर्णन करती है और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष जो टाइम पीरियड है वो है 24 आवर्स, यानी 24 घंटे। पृथ्वी अपने अक्ष पे जो पूरा एक चक्कर कर लेती है वो 24 घंटे में एक राउंड आपका कंप्लीट कर लेती है। यहाँ पे जिसके बारे में अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमेगी, 24 घंटे में पूरा एक राउंड कर लेगी अपने अक्ष पे, तो उसका अपने अक्ष के सापेक्ष टाइम पीरियड हो जाएगा 24 आवर्स। ये एक सवाल एज इट इज आपको डायरेक्ट याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन मैंने फिर से नोट किया है, पृथ्वी का सूर्य के सापेक्ष, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर जब घूमती है तो उसको कंप्लीट एक राउंड पूरा करने में लगते हैं लगभग 365 डेज, यानी 365 दिन, जिसको अपन एक वर्ष कहते हैं। एक साल में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो ये आपके दो सवाल, दोनों के दोनों सवाल मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगले सवाल पे चले बेटा, यस, अगले सवाल पे चले। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आपका, तीसरा पॉइंट क्या आता है, तीसरा पॉइंट को जरा इंटरेस्टिंग पॉइंट बनाते हैं, समझिए इसको। क्या, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है तो उसका टाइम आ रहा आपका, उसका टाइम आ रहा आपका 24 आवर्स। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसका टाइम पीरियड आ रहा है आपका 365 दिन, आवर्तकाल पूरा एक साल, 1 ईयर, ठीक है। अब इस सवाल को थोड़ा सा अपन आगे लेके जाए तीसरे पॉइंट पे, क्या चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो जो आपके मून अंकल है उनका भी तो टाइम पीरियड होगा, तो चंद्रमा का भी पृथ्वी के सापेक्ष एक चक्कर लगाने के लिए लिया गया जो टाइम है वो उसका टाइम पीरियड है, यानी लगभग 27.3 डेज, यानी 27.3 दिन, जिसको चंद्रमास भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बेटा, लूनर मंथ भी कहा जाता है, चंद्रमास भी कहा जाता है। याद रखिएगा, लूनर मंथ, चंद्रमास। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27.3 दिन कंप्लीट कर देता है, जिसके बारे में अपन यहाँ पे याद कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपका, जिसके पॉइंट पे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है। पॉइंट नंबर 4 आपका, भू-स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल 24 आवर्स है। भू-स्थिर उपग्रह, भाई सबसे पहले तो एक दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ जाए, और इसके बाद में इस जहर सवाल के लिए सभी का एक सम्मान रखूंगा मैं लाइक बटन पे या कमेंट सेक्शन में जय हिंद के साथ में। क्या आप मुझे बताइए, ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, भू-स्थिर उपग्रह है, इसके बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो वो क्या है, ये वो सैटेलाइट है, अभी बात करूंगा मैं आगे पूरा, अभी ट्रेलर देख लो, मूवी आगे देखेंगे, क्या कि इस उपग्रह को पृथ्वी की सतह से देखने पे हमेशा रेस्ट में नजर आता है, ये हमेशा स्थिर दिखाई देता है, ये बात आप याद रखिए। तो उसी भू-स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल भी, टाइम पीरियड भी 24 आवर्स होते हैं, और इसी वजह से
इसी वजह से वो पृथ्वी से देखने पे हमें स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि वो भी पृथ्वी के साथ साथ ही घूम रहा होता है। तो उसका टाइम पीरियड भी 24 आवर्स है, इसलिए वो हमें स्थिर दिखाई देता है। इसको कहां पे रखते हैं, क्या करता है, क्या इसका एंगुलर स्पीड है या ऑर्बिटल स्पीड कह सकते हैं, वेलोसिटी कह सकते हैं, इन सब पे बात करूंगा मैं डेप्थ से। अगर किसी बच्चे के गैस बन रही है तो थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करके रखें, अभी पूरा बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए पॉइंट नंबर 3 का एक सवाल यहाँ पे, लूनर मास, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, टाइम पीरियड ऑफ मून 27.3 डेज। अगला सवाल, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए टाइम पीरियड आपका 24 आवर्स। क्लियर है बेटा, शाबाश। देखते हैं आगे बात करते हैं। यहां पे मैंने कुछ, जैसे ही सैटेलाइट की बात आई मैंने सैटेलाइट के बारे में बात कर लिया, यानी जो उपग्रह है उनकी गति, यानी मोशन ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का मोशन कैसे होता है, तो उसी पर्पस से मैंने यहाँ पे कुछ सैटेलाइट का एक बेसिक ग्राफ बनाने की कोशिश किया है, एक बेसिक ग्राफ समझाने की कोशिश किया है, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो क्या है, उपग्रह की गति, सैटेलाइट मोशन। सैटेलाइट मोशन अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जिसके बारे में बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है, बेसिक से सवाल है जिसपे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट है, उपग्रह है आपके कौन कौन से। इनमें सबसे पहले अगर अपन बात करें, एक होता है बेटा गुरुत्वीय उपग्रह, यानी जो गुरुत्व के कारण गति करते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रिकल सैटेलाइट, जो विद्युत उपग्रह जिसको कह रहे हैं, वो स्थिर विद्युत बल के कारण गति करते हैं, लेकिन इनके बारे में अपने कोई डिस्कशन नहीं है। हम गुरुत्वीय उपग्रह के बारे में बात करते हैं, जो ग्रेविटी सैटेलाइट है, ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, इसी के कारण हम डिस्कस करते हैं। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक आपका प्राकृतिक उपग्रह यानी नेचुरल सैटेलाइट, और अगर इसमें अपने एग्जांपल देते हैं तो मून अंकल है, नेचुरल है। मून, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जो कि नेचुरल है सैटेलाइट। दूसरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसको हम खुद तैयार करते हैं, हम बनाते हैं, और उसके बाद में उसको एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए स्थापित, एक कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हमने बोला है एक जियो सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसको अपन कह रहे हैं, ये आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये जियो सैटेलाइट है। ये साधारण उपग्रह है, और ये थोड़ा सा स्पेशल बोले तो इसमें क्या आंख कान ना अलग से लगा दिया जाता नहीं, इसका यूज बहुत कम होता है, इसका यूज ज्यादा होता है। तुल्यकालिक उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये जियो सैटेलाइट होता है लेकिन स्टेशनरी नहीं होता, यानी इसका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर नहीं होता। इसका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है, पृथ्वी की सतह से देखने पर ये स्थिर हमें दिखाई देता है। अब आप कहोगे सर हमारी को इसकी क्या जरूरत है, भाई कुछ खास जरूरत नहीं है। अगर आप इसको अपने दिमाग से निकालना चाहो, डिलीट करना चाहो तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वगैरह के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले से दे रखी है। तो अगर आप ये चाहो कि मैं इसको स्किप करना चाहता हूं, 10 सेकंड अपना टाइम बचाना चाहता हूं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यस। आगे देखिए, यहाँ पे उपग्रह की गति के लिए आवश्यक शर्तें, उपग्रह की गति के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, लेकिन कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहला, उपग्रह की कक्षा का केंद्र, उपग्रह जो है उसकी कक्षा का सेंटर, जिस कक्षा में वो चक्कर लगा रहे हैं, उस कक्षा का केंद्र पृथ्वी के केंद्र के क्या होना चाहिए, संपाती होना चाहिए। ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये सैटेलाइट है, किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो इस सैटेलाइट का सेंटर पृथ्वी के सेंटर के साथ संपाती होना चाहिए, इस प्रकार से गति करते समय। ये इसने बोला है आपका पहला पॉइंट, जो सैटेलाइट गति कर रहे हैं उसके लिए कंडीशन यहां पर आपको दी गई है। क्लियर है बेटा, यहां तक सभी का क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा। दूसरा पॉइंट देखिए, उपग्रह की आवश्यक शर्तों में दूसरा पॉइंट आपका, पहला पॉइंट हो चुका ऑलरेडी, दूसरा पॉइंट है उपग्रह का कक्षीय तल पृथ्वी के केंद्र से गुजरता है। कहां से गुजरता है, पृथ्वी के केंद्र से गुजरता है, सैटेलाइट से गुजरता है, जिसके बारे में मैं आपको बातें कर रहा हूं। पृथ्वी के केंद्र से गुजरेगा, जैसे मैंने कहा ये आपका चक्कर लगा रहा है, तो उसका सेंटर है, उसका जो केंद्र है उसके तल से गुजरेगा, यानी कक्षीय तल। जैसे मान लो मैं ये कहूं ये चक्कर लगा रहा है साहब, इसका जो कक्षीय तल है, अगर इस कक्षीय तल को ऐसे काट के लेके आऊं तो यहाँ पे जो बीच में पृथ्वी है, इस पृथ्वी के सेंटर से होता हुआ गुजरेगा। जैसे मान लो ये पृथ्वी है बड़ी गोल, ठीक है, और जब उसका मैं तल लेके आ रहा हूं तो वो तल इसके सेंटर से काटता हुआ आगे की तरफ जाएगा। यानी ये मान लो कि जो तल है वो आधा पृथ्वी को ऊपर कर देगा, आधा नीचे कर देगा, और उसके सेंटर से होता हुआ गुजर जाएगा। वो उसके तल से गुजरता है, कक्षीय तल जो आपका ऑर्बिट जो प्लेन है वहां से गुजरता हुआ आगे की तरफ चला जाता है। तो कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी पॉइंट था, मैंने डाल दिया। तीसरा पॉइंट और है यहाँ पे, उपग्रह पृथ्वी के
वृत्त कक्षा में घूमना चाहिए जो उपग्रह सैटेलाइट है उसको, जो बड़ी कक्षाएं हैं, बड़ी वाली कक्षाएं उनमें उसको गति करवाना चाहिए, थोड़ा सा इजी होगा उसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ में, क्योंकि जितना दूर होगा उतना ही वो स्लो आराम से गति कर पाएगा। तो उसको उसकी बड़ी वाली कक्षाएं, वृत्त कक्षाएं, उसमें उसको मोशन करवाना चाहिए। तो ये वैसे कुछ खास नहीं है, चलेगा, लेकिन अब जो आने वाला है वो बहुत खास है। अब जो आपकी स्क्रीन पे आने वाला है वहां से एक एक सवाल से चुन चुन, इनसे कुछ खास सवाल बनते नहीं है ना, कभी किसी बुक्स में आपको मिलेंगे, लेकिन इनसे आपको बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं। एक एक पॉइंट से एक एक सवाल आपको क्लियर करना है यहां से, और उसके लिए क्या आप तैयार हैं? क्या उसके लिए आप तैयार हैं? क्या आप उसके लिए तैयार है बेटा? यस, देखिए यहां पे कुछ स्पेशल पॉइंट हम नोट कर रहे हैं, और वो भी किसके लिए? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए, यानी कुछ स्पेशल पॉइंट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए हम करने जा रहे हैं। और उनमें सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट। ठीक है बेटा, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो देखो यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं आया, उसके क्वेश्चन बनेंगे, फिर टाइम पीरियड आएगा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। पेशेंस रखो, दिल थाम के बैठो, आज खत्म करके ही दम लेंगे, पूरा का पूरा ग्रेविटेशन फिनिश, एंड गेम आज इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है आपका, पृथ्वी की सतह से इसकी कक्षा की ऊंचाई कितनी होगी? पृथ्वी की सतह से इसकी कक्षा की ऊंचाई होगी 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। मतलब ये कहो कि पृथ्वी की सतह से जहां पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को स्थापित किया जाएगा कक्षा में, वह हाइट होगी लगभग 36,000 किलोमीटर, लगभग 6R के बराबर। ये क्या है सर? 6R क्या है? RE रेडियस ऑफ अर्थ है। तो सर रेडियस ऑफ अर्थ तो 6,400 किलोमीटर होती है। अब 6,400 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लगभग 38,000 के आसपास हो जाएगा। लेकिन लगभग ये वैल्यू बोली गई है कि लगभग आप जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसका 6 गुना हाइट पे रखें। ठीक है, लगभग 6 गुना हाइट पे उसको लगा दिया जाए। क्लियर है बेटा? चलो जी, दूसरा पॉइंट देखिए आपका क्या है। इसका कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग के समान होता है। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को अपने दिलो दिमाग में नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सवाल को समझिए, एंगुलर वेलोसिटी किसका? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कोणीय वेग, भू-स्थिर उपग्रह का, वो किसके बराबर है? पृथ्वी के कोणीय वेग के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। पता है यहां से क्या क्वेश्चन बनेंगे? ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनेंगे राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद में एक एक पॉइंट से एक एक सवाल बनेगा आपका। एक पॉइंट ले लिया, उससे एक सवाल बना के दे दिया। बाकी राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट के अगर क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसके लिए आपको एक एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो ये हो गया आपका दूसरा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जो आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसका एंगुलर वेलोसिटी है वो उसके बराबर है, पृथ्वी के कोणीय वेग के बराबर है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ के बराबर है। तीसरा पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, यहां से भी एक सवाल बढ़ेगा। क्या भाई? सीधी सी बात है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन उसके घूर्णन की डायरेक्शन क्या होगी? उसके रोटेट करने की दिशा क्या होगी? ठीक है, तो इसने डायरेक्शन दिया हुआ है पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में। पृथ्वी के घूर्णन की जो दिशा है, इसका मतलब आ रहा है यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की ओर। यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट के बारे में अपन डायरेक्शन बात करें, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगा। इस तरीके से मान लीजिए पूर्व है, ये पश्चिम है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर, इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर। ये आपका लॉजिक बनेगा। जैसे पृथ्वी घूमती है उसी प्रकार ये भी घूर्णन करेगा पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है, यस, हाँ जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है बेटा। यहाँ पे इसके घूर्णन की दिशा पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में होती है। पृथ्वी जैसे घूमेगा वैसे ही वो घूमेगा, कोणीय वेग सेम है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से देखने पे स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड, आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर है, और उसका लॉजिक आपके सामने मैंने दे दिया है। नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या है जिस पे अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं? इसकी कक्षा को पार्किंग कक्षा भी कहा जाता है। इसकी कक्षा की चाल, कक्षीय चाल, ऑर्बिटल वेलोसिटी 3.11 या 3.1। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, फिर बाद में आपका हो गई, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपका थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये सेंटीमीटर की जगह यहाँ पे किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, नीचे सही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे किलोमीटर पर सेकेंड है 3.1,
यहाँ पे ये आपका अगर ऐसा हो जाए तो काम चल जाएगा, ये किलोमीटर बन जाएगा, है ना, 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। इस तरीके से पार्किंग जो कक्षा है वो पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होगी, और वहां पे उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है, कक्षीय चाल है, वो 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड है। यहां से जितने भी सवाल मैंने बना के बताए हैं, अगर आपको क्लियर है तो फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में बता दे मुझे। और भाई बहुत बढ़िया, गजब का सवाल है, आपका रिस्पॉन्स आया लाइक बटन पे, गजब, बहुत बढ़िया, शाबाश। जिन बच्चों ने प्रेजेंट नहीं लगाई है, लाइक बटन पे अपनी प्रेजेंट जरूर से लगा दीजिएगा। कल हम इसका प्रैक्टिस करेंगे ग्रेविटेशन का, ठीक है। और प्रैक्टिस बहुत अहम है कि आपने अब तक क्या पढ़ा और प्रैक्टिस में आपने क्या तैयार किया है, वो डिपेंड करता है। तो यहां तक सभी का क्लियर है बेटा? आगे चले, आगे चले बेटा, आगे चले। यस, चलो देखते हैं आगे। देखो बेटा, थोड़ा सा ऑर्बिटल वेलोसिटी में जो है यहाँ पर आपका जो विजुअल इफेक्ट तैयार किया गया था वो थोड़ा सा खराब हो गया है, पता नहीं क्या दिक्कत आया इसमें। तो ये विजुअल इफेक्ट ठीक से काम कर नहीं रहा है। इसमें क्या होता है कि एक सैटेलाइट होता है, एक उपग्रह होता है जो इस तरीके से लगातार पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। ये दिख रहा होगा आपको, ये रहा यहाँ पे, ये इस प्रकार से इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो उसके ऊपर ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने वाले थे हम, उसकी कक्षीय चाल निकालने वाले थे, लेकिन शायद ये कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ खराब हो गया ये, ठीक है। यस, यहां पर देखिए, ओके क्लियर है, शाबाश। तो अपन इसको कक्षीय वेग को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, थोड़ा सा आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई बेटा इसमें, है ना, इमेज में। हाँ जी बिल्कुल, ओके। तो बेटा अब मैं यहाँ पे आपको कक्षीय वेग का कॉन्सेप्ट समझाता हूं, थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। कक्षीय वेग के कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, समझिए एक बार थोड़ा ढंग से। एक बार मान लीजिए ये पृथ्वी इधर, ठीक है, और इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये मान लो कोई उपग्रह है जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब मान लीजिए पृथ्वी है तो इसका मास कैपिटल एम है सर, और ये कोई सैटेलाइट है तो इसका मास स्मॉल एम है। इन दोनों के बीच की दूरी मैंने स्मॉल आर ले रखी है। जिस कक्षा में ये चक्कर लगा रहा है उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो v नॉट है, बताइए, ठीक है। यस, और पृथ्वी की अगर अपन त्रिज्या की बात करें तो पृथ्वी की, ये मान लो पृथ्वी का सेंटर है, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे बताइए, कोई भी वस्तु किसी फिक्स पॉइंट के चारों ओर सर्कुलर मोशन करें, यानी वृत्तीय पथ में गति करें, इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायरमेंट है? सर जी रिक्वायरमेंट यह है कि उसको सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स मिल जाए, तो बिना किसी शिकायत के सर्कुलर मोशन करेगा। सेम कॉन्सेप्ट में आपका इस सैटेलाइट के लिए पूछना चाहूंगा, अगर इस सैटेलाइट को इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना है तो इसको सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होगा? इसका सेंट्रीपेटल फोर्स होगा आपका एफ सीपी का मतलब है सेंट्रीपेटल फोर्स। ये मान लीजिए आप, ये सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होगा सर जी? इसका सेंट्रीपेटल फोर्स हो जाएगा एम, मास इसका क्या है एम, वेलोसिटी क्या है ऑर्बिटल वेलोसिटी वी, एम वी स्क्वायर अपॉन में कितनी दूरी पे चक्कर लगा रहे हैं आर दूरी पे, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर। लेकिन सर सेंट्रीपेटल फोर्स खुद कभी नहीं होता है, सर सेंट्रीपेटल फोर्स खुद कभी नहीं होता है। सेंट्रीपेटल फोर्स किसी फॉर्म में आता है, किसी के रूप में आता है। जैसे किसी पत्थर को धागे से बांध के घुमा रहे हैं तो उस धागे में जो टेंशन है वो टेंशन उसको सेंट्रीपेटल फोर्स देता है। वैसे ही ये जो सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसको राउंड करने के लिए, इसको सर्कुलर मोशन करने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स है वो कहां से मिलेगा? वो कहां से मिलेगा? वो कहां से मिलेगा? वो कहां से मिलेगा बताइए फटाफट से, वो कहां से मिलेगा बेटा? यस, वो मिलेगा इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल से। एक भी बच्चे का कमेंट अभी तक मुझे नहीं मिला, शायद आपके कमेंट लास्ट में आते हैं, ठीक है। एक भी बच्चे का कमेंट मुझे नहीं आया, शायद डिले आते थोड़ा सा, लेकिन वो मिलेगा इसके एफजी ग्रेविटेशनल फोर्स से, गुरुत्वाकर्षण बल से। और आपको ये फॉर्मूला हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं दो ऑब्जेक्ट के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला एफ बराबर, देखो बेटा, कैपिटल जी कैपिटल एम किस किस के बीच में लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल? कैपिटल एम पृथ्वी और स्मॉल एम सैटेलाइट के बीच में, तो कैपिटल एम स्मॉल एम बटा, बताओ दोनों के बीच की दूरी क्या है? सर दोनों के बीच की दूरी तो स्मॉल आ रही है, तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम
बटा आर स्क्वायर। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ से कॉन्सेप्ट रटने से काम नहीं चलेगा। अब आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। शाबाश, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स इस सैटेलाइट का mv0 अपॉन आर, ये आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको मिलेगा, प्रभावी होगा, और वो आपका कॉन्सेप्ट होगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर। शायद अगर आपने ये कॉन्सेप्ट बना लिया है तो आपने 99% इस कॉन्सेप्ट के लिए अपना काम पूरा हो गया। 99%, यस सर, शाबाश। देखिए 99% कैसे? बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ पे अगर मैं इस आर से एक आर को काट दूं तो यहाँ पे बचेगा, एक एम से इस एम को अगर मैं काट दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? v0 बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में बचेगा आर। अगर मुझे केवल v0 निकालना हो तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर का अंडर रूट लगा देंगे और हमारे को ये वो फॉर्मूला मिल गया जिसकी हमें तलाश थी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमारे को फॉर्मूला मिल गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम यहाँ से? ये जी एम बटा आर। सर जी सेम फॉर्मूला तो हमने पढ़ा हुआ था। कहाँ पढ़ा था सर? हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यही फॉर्मूला जब हम बात कर रहे थे आपके प्लेन वे की एस्केप वेलोसिटी की, 2 कैपिटल जी कैपिटल एम बटा आर। वहां पे 2 था, यहाँ पे 2 नहीं है, उसी के बारे में भी बात करूंगा। लेकिन इसका एक और नया फॉर्मेट बन सकता है। कैसे? आपको पता होगा बेटा, अगर मैं यहाँ पे लेता हूं स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बटा आर स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? कोई बच्चा मुझे बताएगा? मैं यहाँ पे जी एम का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? जी एम का वैल्यू लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर। ये देखिए जीएम का वैल्यू आ गया जी आर स्क्वायर। तो ये जीएम का वैल्यू जी आर स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे आर कैपिटल नहीं है, स्मॉल ही लिया है, तो मुझे भी यहाँ पे स्मॉल लेना पड़ेगा, मुझे भी यहाँ पे स्मॉल लेना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे स्मॉल ले लेता हूँ। ओके यस, मैंने यहाँ पे स्मॉल लिया तो स्मॉल ताकि कैंसिल आउट हो, जी आर स्क्वायर। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी स्मॉल कर लेना। ओके चलो वैल्यू पुट करो, v0 बराबर अंडर रूट में आपका जीएम का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? जी आर स्क्वायर बटा आर, एक आर से एक आर कट जाएगा और आपके पास फिर से एक फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा v0 बराबर अंडर रूट जी आर। ये फॉर्मूला अगर अपन इसको आर दूरी पे जहां पे वो चक्कर लगा रहा है वो आपका आर जो डिस्टेंस है वो दूरी आपका जी आर के रूप में आ गया अंडर रूट जी आर। अगर यहाँ पे आपको दिक्कत है तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला अंडर रूट जी आर। शायद मेरे हिसाब से सभी बच्चों को ये फॉर्मूला याद हो गया होगा या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बेटा? यस बिल्कुल। अब यहां पे एक लॉजिक है जिसकी बात मैं यहां पे करूंगा, कलर चेंज करके आपको बताता हूं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जिसकी कभी जरूरत पड़े तो हम देख सकते हैं बेटा। अगर मैं इस सेंटर से इसकी टोटल दूरी निकालूं तो वो कितना होगा? अगर मैं इस सेंटर से टोटल दूरी निकालूं तो वो कितना होगा? यानी इस स्मॉल आर को, ये दूरी बेटा इसके सेंटर से काउंट होती है, ये दूरी आपकी स्मॉल आर है, इसके सेंटर से काउंट होगी दूरियां, सेंटर से बीच की दूरी निकाली जाती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। यहां पर भी आप इसको सेंटर से मिला दे, कंफ्यूजन आपका खत्म। तो क्या मैं इसको स्मॉल आर को ऐसे लिख सकता हूं? मान लो इस हाइट को, इस ऊंचाई को यहां से लेके और यहां तक की ऊंचाई को अगर मैं एच ले लूं, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा? पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर और ऊंचाई क्या है? एच। तो क्या मैं स्मॉल आर को आर प्लस एच लिख सकता हूं? क्योंकि दूरियों का मापन है वो सेंटर से होता है, पृथ्वी के केंद्र से होता है और जो आपका सैटेलाइट है उसके सेंटर से, तो ये आर प्लस एच। तो अगर यहां पर आपको डाउट है तो मैं आर प्लस एच लिख दूंगा, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि आप आर प्लस एच तो लिख दोगे, लेकिन यहाँ पे रीजन ये दिया जाएगा कि जो आर है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या है? एच है, और उस कंडीशन में एच को हटा दिया जाएगा और वहां पे नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? v0 बराबर रूट जी आर। अगर ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है तो पृथ्वी की सतह से, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला काम में आ जाता है। इसीलिए कुछ बच्चे बाद में कंफ्यूज होंगे, सर आपने हमें ये स्टेप नहीं बताई, इसीलिए मैं स्टेप बता रहा हूं आपको कि जरूरत पड़े, ये कंडीशन आपके रेयर केस में आती है, लेकिन फिर भी जरूरत पड़े तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। बताइए क्लियर है बेटा? यहां से क्लियर है बेटा? ओके बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बात करें, चलो देखिए ये आपका बेसिक एक जनरल सा कॉन्सेप्ट था जो हमने डिस्कस किया बेटा। ये फॉर्मूला, अब आप मुझे बताओ, एक रिलेशन क्रिएट करके मुझे बताओ,
एक रिलेशन क्रिएट करके मुझे बताओ, जिसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा था, एक रिलेशन क्रिएट करके मुझे बताओ जिस पे अपन डिस्कस करने जा रहे थे। आप बेटा मैं अगर यहाँ पे लेता हूं आपका एस्केप वेलोसिटी वीई बराबर √2gr, अगर मैं कैपिटल आर ले रहा हूं तो कंफ्यूज मत होना। एक मैंने अभी आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी दिया vo बराबर आपका gr। तो अब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करो। तो अगर मैं इनका रिलेशन क्रिएट करता हूं तो वीई बराबर √2 आपका और ये आपका वी नोट। ये बहुत अहम सवाल बढ़ेगा, ये बहुत अहम सवाल बढ़ेगा, याद रखिएगा। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी को, अगर कक्षीय वेग को √2 गुना इंक्रीज कर दें, कोई सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को आपने √2 टाइम से अगर इंक्रीज कर दें तो वह हमेशा हमेशा के लिए लौट के चला जाएगा, हमेशा लौट के वापस नहीं आएगा, कभी हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर देगा। मतलब वो एस्केप कर जाएगा, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी को अगर √2 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो वह एस्केप वेलोसिटी बन जाएगा। और एस्केप वेलोसिटी का मतलब है हमेशा हमेशा के लिए बाय बोल देना, यानी लौट के कभी वापस पृथ्वी पे नहीं आएगा। तो ये रिलेशन भी आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा, नोट डाल के साइड में, ये मैंने आपको अलग से बता दिया है, ये नोट डाल के आप अपने नोट्स में अलग से लिख लें, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद में यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे ये फॉर्मूला। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिन पे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनसे अपन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए, यदि किसी पिंड का विशेष वेग को पृथ्वी की सतह से कुछ ऊपर ले जाके, पृथ्वी की सतह से कुछ ऊपर ले जाके, ध्यान देना, 8 किलोमीटर पर सेकंड का क्षैतिज वेग दे दिया जाए तो वह पिंड पृथ्वी का क्या बन जाएगा, उपग्रह बन जाएगा। क्योंकि लगभग कुछ बुक्स में 7.8 मिलेगा, कुछ बुक्स में 7.8 मिलेगा, कुछ बुक्स में 8.1 भी दे रखा है, ठीक है। अपन यहाँ पे 8 लिए और लगभग यही आंसर रहेगा। आप कंफ्यूज मत होना कि ये तीनों आंसर आ जाए, 8 भी आ जाए, 8.1 भी आ जाए, 7.8, ऐसा बिल्कुल नहीं होता आपका, टेंशन ना लो। तो अगर किसी सैटेलाइट को पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पे ले जाएं और उसको 8 किलोमीटर पर सेकंड से चक्कर लगवा दें तो वह उसका सैटेलाइट बन जाएगा, उसका उपग्रह बन जाएगा पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पे ले जाने के बाद में। ये प्रॉपर्टी अपनी बन गई, एक हमारा सवाल बन गया जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। यस, दूसरा पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपका कॉन्सेप्ट का यहां से बनने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए क्या, कक्षीय वेग की निर्भरता, यानी डिपेंडेंसी है, अपन बात कर रहे हैं आपके ऑर्बिटल वेलोसिटी की, कक्षीय वेग की डिपेंडेंसी किस किस पर है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, पहला पॉइंट ग्रह की त्रिज्या, यानी सीधी सी बात है, जो ग्रह आपने लिया है उस ग्रह की त्रिज्या क्या है, उसका रेडियस क्या है। क्योंकि आपने भी देखा फॉर्मूला, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी नोट बराबर √gr, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो बताओ ग्रह की त्रिज्या, या ये त्रिज्या कहीं सैटेलाइट की तो नहीं थी, अरे ये कैपिटल आर रेडियस सैटेलाइट की तो नहीं थी, सैटेलाइट की त्रिज्या नहीं थी वो, ये त्रिज्या पृथ्वी की जिसके चारों ओर वो चक्कर लगा रहा है। तो नोट करना, कक्षीय वेग की निर्भरता, जो सैटेलाइट उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उसकी त्रिज्या से मतलब नहीं है, हमें मतलब है जिसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जैसे मान लो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो चंद्रमा को पृथ्वी की त्रिज्या से मतलब है, सूर्य की त्रिज्या से कोई मतलब नहीं है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो पृथ्वी को सूर्य की त्रिज्या से मतलब है, अपनी त्रिज्या से कोई मतलब नहीं है पृथ्वी अर्थ को, ठीक है। तो ये पहला सवाल आपका। दूसरा पॉइंट ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ग्रह की सतह पर जी, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ प्लेनेट, जो प्लेनेट है उसकी सतह पर जी का वैल्यू क्या होगा, उसकी सतह पर जी का वैल्यू क्या होगा। मेरे हिसाब से दोनों सवाल क्लियर है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है डेंसिटी पे। सर डेंसिटी वाला तो आपने बताया ही नहीं भाई, अगर आप डेंसिटी को रिलेट करना चाहते हो तो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे चुका हूं, कैपिटल जी कैपिटल एम बटा आर। ये मान लो थोड़ी देर के लिए जी एम का जो वैल्यू है वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बना के दिया था, बस यही फॉर्मूला वहां पे था। जैसे 4/3 जैसे मैंने वहां पे फॉर्मूला बना के दिया आपको आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए 4/3 पाई रो जी आर, 4/3 पाई रो जी आर, तो वहां पे 4/3 पाई रो जी आर। अगर अपन इसको यहां पे रिलेट करते हैं,
यहाँ पे अगर इसको रिलेट करते हैं इस जी का वैल्यू, ये जी का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो इसमें डेंसिटी भी आ जाएगा, पृथ्वी का घनत्व भी आ जाएगा, जिस पर ये डिपेंड करेगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, शायद आपको ऐसे कोई न्यूमेरिकल पूछे, ऐसे चांसेस नहीं है, अगर पूछ लेता है तो ये जी का वैल्यू उठा के यहाँ पे पटक देना, कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यानी मैं कह सकता हूं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, अगर आपको थोड़ा सा टेंशन है तो मैं यहाँ पे आपको एक स्लाइड में और ले जाके क्लियर कर देता हूं डाउट आपका। देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था बेटा जी का वैल्यू, अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो आपको याद होगा 4/3 पाई रो जी आर। यस, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं ऑर्बिटल वेलोसिटी की, कक्षीय वेग की, तो रूट जी आर। ठीक है, अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो वी नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, रूट जी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3 पाई रो जी आर, और ये इनटू में आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, वी नोट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ये आर, बट कब है भाई मेरे, जब डेंसिटी कांस्टेंट है, घनत्व कांस्टेंट है। अगर मास कांस्टेंट है, अगर मास कांस्टेंट है, मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर मास कांस्टेंट है तो भाई मेरे वी नोट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है रूट आर। इससे पहले वाली कंडीशन में यहां पे लिख के बताऊं आपको, वो क्या थी, रूट जी एम बटा आर। याद आया कुछ, इससे पहले वाली स्टेप यही थी। तो मास पे सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैंने बट्टे में नहीं लिखा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा अंडर रूट आर के, और अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ जाएगा आर, जिसका ये लॉजिक आपके सामने है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है, एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा। ठीक है, यस। अगला सवाल देखिए बेटा, यस अगला सवाल आपका पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए क्या है। तीसरे पॉइंट को अगर अपन यहाँ पे डील करते हैं, तीसरे पॉइंट को अगर अपन यहाँ पे समझते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। यदि एक उपग्रह का कक्षीय वेग √2 गुना है, अगर किसी, ध्यान दीजिएगा मैंने बता दी है बात आपको, अगर किसी उपग्रह का, सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर √2 टाइम्स यानी लगभग 41% है, यानी कक्षीय वेग को √2 गुना या 41% के साथ अगर इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, या उसकी गतिज ऊर्जा को दुगुना कर दिया जाए, स्क्वायर करेंगे √2 का तो दुगुना हो जाएगा v स्क्वायर में। ठीक है, दुगुना कर दिया जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से मुक्त हो जाएगा, यानी अंतरिक्ष में चला जाएगा, अनंत में चला जाएगा, यानी वह एस्केप कर जाएगा प्लाइन वे के साथ में। मेरे हिसाब से यहाँ पे डाउट आपका क्लियर है। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर काइनेटिक एनर्जी को दुगना करने वाला समझ नहीं आया, तो चलो उसको भी आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, मैं इधर बता देता हूँ आपको। ठीक है, वो क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी 1/2m v नोट स्क्वायर होगा। भाई गतिज ऊर्जा, जो कक्षा में चक्कर लगा रहा उसकी गतिज ऊर्जा यही तो होगी, v नोट क्यों, अरे भाई ऑर्बिटल वेलोसिटी है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी को आप कितना गुना कर रहे हो, √2 टाइम्स है, तो √2 टाइम्स का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, 1/2m v नोट स्क्वायर। तो बताओ गतिज ऊर्जा दुगनी हुई कि नहीं हुई, यस सर दुगनी होगी। बस ये तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बनेंगे, जब ग्रेविटेशन की डेप्थ में उतरोगे ना तो पता चलेगा कि ग्रेविटेशन के क्वेश्चन कैसे कैसे बढ़ते हैं, गहराइयों में जाओगे तो पता चलेगा। ऊपर ऊपर से बेसिक सवाल करके निकल जाओगे, और जब डेप्थ का सवाल आएगा तो वहां पे तोते उड़ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, कल अब इसका प्रैक्टिस करते हैं बेटा। ठीक है, यस चलो आगे बात करते हैं, उपग्रह का आवर्तकाल। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, जो उपग्रह है उसको आवर्तकाल को कैसे अपन डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम उसको डील कर सकते हैं। तो बेटा सीधी सी बात है, आवर्तकाल है सैटेलाइट का, उपग्रह का आवर्तकाल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा था। इतना मुझे बता दो कि एक ग्रह है, ये बेटा मान लो आपका पृथ्वी है, और इसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रही है, ये चंद्रमा है, ये चक्कर लगा रहा है इसके साथ, है ना, ये अर्थ है, और ये मान लो मून है, ये चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के चारों ओर। जिस वेग से ये चक्कर लगा रहा है इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी मान लो क्या है, v नोट है। तो अगर मुझे इसका आवर्तकाल निकालना है तो समय बराबर क्या होगा, दूरी। दूरी क्या होगी बेटा, इसकी परिधि, मान लो इसकी दूरी यहां से यहां तक की कितनी है, मान लो थोड़ी देर के लिए r। मैं आपको कॉन्सेप्ट बना के बताऊंगा, फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, ताकि कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका तैयार हो जाएगा। और बहुत लेंथी कोई डेरिवेशन नहीं है कि हम उसको स्किप कर दें, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है इसलिए बता रहा हूं। तो समय बराबर दूरी, दूरी का मतलब उसने पूरा का पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, यानी उसकी परिधि आ गई 2πr। समय बराबर दूरी बट्टा 4,
और चाल क्या भाई इसकी, चाल तो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, कक्षीय वेग है v नॉट। यस सर, ओके। तो v नॉट आपका कक्षीय वेग हो गया। अब आप मुझे बताओ, अभी अभी मैंने आपको बताया समय बराबर दूरी बटा चाल बटा v नॉट। v नॉट का वैल्यू मैं अभी आपको बता चुका हूं, इधर साइड में लिख देता हूं मैं यहाँ पे। v नॉट का वैल्यू आपका अंडर रूट में g कैपिटल M अपॉन में r, ये अंडर रूट में है बेटा, इस तरीके से लिखते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ अंडर रूट आपका कैपिटल G कैपिटल M बटा अंडर रूट r कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो मैं यहाँ पे इसकी पावर 1 पहले थी और इस r को ऊपर लेके आ रहा हूँ, उसको मल्टीप्लाई में r की पावर 1/2 लिख देता हूँ। ये बच्चों वाली कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं, आप डायरेक्ट 3/2 लिख सकते हैं, अभी मैं लिख दूंगा वो भी। तो t बराबर 2 पाई और r का वैल्यू 1 और 1/2 कितना हो गया, 2 और 1 3, आपका r का वैल्यू हो गया 3/2 बट्टे में आपका अंडर रूट GM। अब यहां पे देखिए, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, देखो ना, समझना मैं आपको कहां पे लेके जा रहा हूं। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर बराबर बेटा 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r की पावर 3/2 स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल r³ आ जाएगा बट्टे में नीचे क्या बेटा रूट GM, तो अंडर रूट हट जाएगा, GM बच जाएगा। बेटा आप मुझे बताना, क्या 4 कांस्टेंट है, यस। क्या पाई कांस्टेंट है, यस। क्या कैपिटल G कांस्टेंट है, यस। क्या कैपिटल M मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, यस। तो क्या बच गया, सभी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनली साइन में डालो, शायद आपको मेरे हिसाब से कहानी क्लियर हो गई होगी। यस, मैं क्या कहना चाहता था, मैंने कहां से स्टार्ट किया और कहां तक लेकर आ गया, जिसके बारे में अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट आ गया, टी स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ये r³, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट है जिसपे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। अगर यहां तक हम यहां से शुरुआत करके एक जनरल फॉर्मूले से शुरुआत करके यहां तक पहुंच गए, तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे का कोई डाउट यहां से बचना नहीं चाहिए। बेटा क्लियर है, बताओ क्लियर है, यस बिल्कुल बेटा प्रूव हो गया, केपलर थर्ड लॉ, शाबाश, ओके। चलो अब इसके कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं, जो फैक्टर पॉइंट है उन पे बात कर लेते हैं, उन पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या फैक्टर पॉइंट है इसका, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए क्या है, यदि उपग्रह को उच्च कक्षा में स्थानांतरित किया जाए तो, अगर किसी उपग्रह को बड़ी कक्षा में, दूर की कक्षा में ऊंचाई पे अगर स्थापित करेंगे तो सीधी सी बात है उसकी दूरी ज्यादा होगी, तो भैया r अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। मैंने शॉर्ट में नीचे इसको डाल दिया है। अगर उपग्रह को उच्च कक्षा में स्थानांतरित करेंगे, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में गया तो अपने आप ही r इंक्रीज कर जाएगा, r बढ़ जाएगा, ठीक है, यस शाबाश। चलो आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दूसरा पॉइंट आपका, कोई ग्रह जो कि सूर्य के चारों ओर घूमता है कि कुल ऊर्जा, कोई ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसकी कुल ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, जो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसकी कुल ऊर्जा, कोई मतलब प्लेनेट जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसकी कुल ऊर्जा ऋणात्मक होगी। यहाँ ये बंधा हुआ है, ये बंधा हुआ है किसके साथ, सूर्य के साथ। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी सूर्य के साथ गुरुत्वाकर्षण बल से बंधी हुई है, और उसी बंधे होने की वजह से अगर उसको उस कक्षा को छोड़ के निकलना पड़ेगा तो उतनी ऊर्जा उसको देनी पड़ेगी। सेम एटॉमिक फिजिक्स में, जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो जो उनकी टोटल एनर्जी होती है वो याद है आपको, En बराबर कैसे निकालते हो आप, -13.6/n²। मान लो पहली कक्षा से निकालना है n का मान 1, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है। निकालना है तो इतनी ऊर्जा किस में देनी पड़ती है, प्लस में। निकालने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में देंगे तो बाहर निकलेगा। समझ रहे हो लॉजिक, बस ये कहानी आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो सेम लॉजिक है, यहां पर भी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, क्योंकि ये पृथ्वी मान लो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ बंधा हुआ है। मजा आ गया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट आपका सौर निकाय यानी सोलर सिस्टम का। ओ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सोलर सिस्टम में क्या कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। ये चीज मैंने आपको पीछे भी बताई है और यहां पे फिर से बता देता हूं, MVR कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। एंगुलर मोमेंटम L बराबर MVR कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है पूरे सोलर सिस्टम के लिए। इसको याद रखिएगा, बहुत तगड़े सवाल बनने वाले हैं जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, यस। आगे चले बेटा, आगे बात करते हैं। देखिए
गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो वस्तुओं के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के मध्य, जो माध्यम है उनके बीच में जो मीडियम है उस पर डिपेंड नहीं करता, उस पर निर्भर नहीं करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल, एक वस्तु इधर है एक वस्तु इधर है, उनके बीच में क्या मीडियम है उससे इसका कोई मतलब नहीं है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, जिसपे अपन बात यहाँ पे कर रहे हैं। बताइए क्लियर है ये पॉइंट आपका, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है जिसपे अपन बात करने जा रहे हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका, सूर्य ग्रह निकाय की कुल ऊर्जा यानी टोटल एनर्जी। जो सूर्य ग्रह है उसका जो भाई सूर्य पृथ्वी ये एक सिस्टम बढ़ गया, सन और अर्थ का एक निकाय बन गया, उसका टोटल एनर्जी उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा की आधी होती है। उसकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका हाफ होता है, निकाय की कुल ऊर्जा उसकी टोटल एनर्जी का हाफ होगी, डिवाइड बाई 2 होगी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यस क्लियर है बेटा, आगे चले। यस बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, पृथ्वी की सतह पर सबसे लंबे लोलक का आवर्तकाल। भाई सबसे लंबा लोलक पता है क्या माना गया था? मैंने एक सवाल पूछा था, आपको याद होगा प्रैक्टिस में, मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, याद होगा आपको प्रैक्टिस में क्या सवाल था समझिए। मैंने कहा था कि ये पृथ्वी है, ये क्या बेटा पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के अगर एक सिरे पे डायमीटर, ये मान लो इसका डायमीटर है, इसको मैं एक बार क्लियर करता हूं, मजा नहीं आया, ठीक है। यस देखिए फिर से, देखिए ये मान लो पृथ्वी है इस तरीके से, और ये पृथ्वी का क्या है सेंटर है यहाँ पे। अब आप मुझे बताइए कि इसके व्यास के सिरों पे, ये व्यास मान लो इसका डायमीटर है, इसके सिरों पे एक सुरंग खोद दी जाती है और इधर से किसी बॉल को गिराया जाता है, और वो बॉल इधर से गिराते हैं तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, या पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाने का टाइम। भाई इसको यहां से गिरना और आके वापस जाने का टोटल टाइम है, जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है वो दिया गया है 84.6 मिनट, 84.6 मिनट। तो यहां से यहां तक का केवल जाने का टाइम है, वो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो हो जाएगा 42.3 मिनट। ये सर ये सबसे बड़ा सरलोलक कैसे बन गया? क्योंकि ये पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर लंबाई है, ये पृथ्वी का सेंटर और ये पृथ्वी के सेंटर से उसकी दूरी जो कि उसकी रेडियस के बराबर है, जो कि 6400 किलोमीटर है। समझ रहे हो बात? तो इस सवाल को कैसे मैंने इस कॉन्सेप्ट के साथ आपको लिंक किया है, शायद आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि ये सवाल उस सैटेलाइट के लिए कैसे बढ़ेगा। पृथ्वी की सतह पे सबसे लंबे लोलक का आवर्तकाल T बराबर 2π√r/g, L की जगह R पृथ्वी की त्रिज्या है 6400 किलोमीटर। और जब उसको सोल्व करेंगे तो लगभग आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका, लगभग जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 84.6 मिनट। याद है आपको? अब एक सिरे से दूसरे सिरे वाला न्यूमेरिकल मैंने आपको प्रैक्टिस में करवाया था, यहां पर भी मैंने उसको समझा दिया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट नोट पॉइंट में क्या है कि पृथ्वी की सतह के निकट उपग्रह का आवर्तकाल भी 84.6 मिनट होता है। पृथ्वी के निकट बहुत पास में हो तो उसका आवर्तकाल भी लगभग 84.6 मिनट माना जा सकता है। लेकिन लॉजिक ये है कि आर जो है वो बहुत बड़ा हो एच के कंपेरिजन में, यानी ऊंचाई बहुत कम हो, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एच, एंड एच को नेगलेक्ट किया जा सके, तो उस कंडीशन में जो पृथ्वी के सतह के पास में कम ऊंचाई पे जो चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, उस जो उपग्रह, उसका आवर्तकाल आपका लगभग 84.6 मिनट आ जाएगा। क्लियर है बेटा? यहां से क्लियर है? ठीक है। यस देखिए, ग्रह से पलायन वेग प्रक्षेपी की दिशा और प्रक्षेपित वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। किस एंगल पे उसको प्रोजेक्ट किया जाता है डिपेंड नहीं करता है, पहले बता चुका हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। उस पिंड जिसको फेंक रहे हैं उसके मास पर भी डिपेंड नहीं करता, हाँ डिपेंड करता है लेकिन उस प्लेनेट के मास पे। जैसे पृथ्वी से लॉन्च कर रहे हैं तो पृथ्वी का मास उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी वी बराबर √2 कैपिटल G कैपिटल M बटा R, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ। तो उस वस्तु के प्लाइन वेग जो है उस वस्तु के प्रक्षेपी की दिशा प्रक्षेपित वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, जब उपग्रह की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है तो यह या तो वृत्ताकार कक्षा में या दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूम रहा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोई भी सैटेलाइट है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है। ये आपका कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाएगा। जब उपग्रह की कुल ऊर्जा शून्य हो तो यह कक्षा से दूर पलायन कर जाएगा, इसका पथ परवलयाकार होगा।
अगर किसी उपग्रह की टोटल एनर्जी कोई पूछे, अगर किसी उपग्रह की टोटल एनर्जी 0 होगी तो वो क्या करेगा, तो भाई वो उस कक्षा से दूर की ओर पलायन कर जाएगा। कौन से पथ में, परवलयाकार, यानी जो इलेक्ट्रिकल पाथ होगा, सॉरी पैराबोलिक पाथ होगा, उसमें मोशन करता हुआ आगे की ओर निकल जाएगा। ये हमारा आपका कॉन्सेप्ट था। ये कुछ बेसिक सवाल थे जो लास्ट में मैंने आपको इंक्लूड यहाँ पर कर लिए, जिसके बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ये ग्रेविटेशन का आपका एंड गेम, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर चुके हैं। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्लियर है बेटा? किसी बच्चे का कोई डाउट? किसी बच्चे का कोई डाउट? पीडीएफ अरेंज करवा दीजिए बेटा। पीडीएफ वगैरह अरेंज नहीं करवाता मैं, आप नए आए हो शायद मेरे चैनल पे। नोट्स बनाने होते हैं, बच्चे खुद मेहनत करते हैं और मैं बच्चों की मेहनत पे विश्वास करता हूँ। और बच्चे अगर अपनी मेहनत पे विश्वास करेंगे तो आई थिंक उनके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, प्लस ज्वाइन करना है बेटा। आज नया मॉक टेस्ट आ रहा है हमारा शाम को 6 बजे, ज्वाइन कर लो फटाफट जाके। और उन बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए जिस बच्चे को लास्ट टाइम पे अपना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से तैयार करना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है और अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। प्रिपरेशन को लेके जाने का मतलब है कि कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होगा जब आप नए क्वेश्चनों को अपने फेस करोगे, उनमें अच्छा स्कोर करोगे तो। बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, यस। प्रैक्टिस कहाँ होगा? कल इसका प्रैक्टिस होगा यहीं पे, कल 11:10 पे। कल 11:10 पे अपन इसका प्रैक्टिस करेंगे। 11:10 पे इसका कल प्रैक्टिस होगा। मैं बता दूं आपको, कल 11:10 पे इसी क्लास में यहीं पे सुबह 11:10 पे इसका प्रैक्टिस करेंगे कल। ठीक है, यस सर। क्या इस बेस से सभी एग्जाम क्लियर होंगे? वो सभी एग्जाम क्लियर होंगे जिनमें 11, 12 फिजिक्स आता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, एयरफोर्स नेवी, एनडीए, आपका फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जिनमें 11, 12 का फिजिक्स आता है वो सब आएंगे इसमें। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे एक बच्चे का मैंने कमेंट देखा था, एक बच्चा पूछ रहा था कि लड़कियां भी आपके चैनल में पढ़ती है लेकिन क्यों? तो भाई जिसको फिजिक्स पढ़ ली है ना और जिसको समझ में आ रही है और जिसके कंपटीशन में फिजिक्स आती है, तो मैं यहाँ पे पूरा फिजिक्स डिटेल से डिस्कस करता हूँ। इसलिए कोई भी बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कमेंट जाके चेक कर सकते हैं। यस, आप मेरे प्रोफाइल पे जाके ऑन कर सकते हैं। अकेडमी एप्लीकेशन ओपन करो, मेरे प्रोफाइल पे जाओ और वहां से 3 मंथ या 6 मंथ सेलेक्ट करके अपना सब्सक्रिप्शन ऑन कर लो। ठीक है, यस। ये प्लेलिस्ट कब तक होगी बेटा? जितना टाइम लगेगा उसके हिसाब से होगी। जल्दीबाजी में कचरा नहीं करना चाहता मैं। मैंने कहा कि मैं मेरी एक क्लास में जितना टाइम लगाता हूँ उस टाइम को उसी हिसाब से यूटिलाइज करता हूँ। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट जब तैयार हो जाएगी तो पूरा धमाका हो जाएगा। ओके, चलो ठीक है। कोई डाउट किसी बच्चे का? कोई डाउट नहीं है? ओके, प्रैक्टिस भी है, बिल्कुल है बेटा, प्रैक्टिस भी है। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय, लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ओके।